नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित परिवहन विभाग के अरबपति आरक्षक सौरभ शर्मा को लेकर एक गुमनाम पत्र सबकी खबर के कार्यालय तक पहुंचा है। मैं आपको ये पत्र दिखा रहा हूं। ये पत्र किसी ने लिफाफे में रखकर हमारे कार्यालय में भेजा है और ये दावा किया जा रहा है इस पत्र में। ये दावा सबकी खबर का नहीं है, ना ही मैं इसकी पुष्टि करता हूं, लेकिन इस पत्र में यह दावा किया गया है कि आज भी तीन एजेंसियां जांच करने के बाद भी सौरभ शर्मा की कई संपत्तियां ऐसी हैं जहां तक ये एजेंसियां नहीं पहुंची हैं। आप जानते हैं कि 19 दिसंबर को मध्य प्रदेश लोकायुक्त ने सौरभ शर्मा के ठिकानों पर छापे मारे थे, केवल 2 ठिकानों पर, और उसके बाद में सौरभ शर्मा के पास ऐसा लगा जैसे कोई कुबेर का खजाना है। उसकी गाड़ी में 54 किलो सोना और 11 करोड़ रुपए नगद मिले। इसके अलावा तमाम सारी संपत्तियां उसकी लगातार मिलती चली जा रही हैं। लेकिन ये जो गुमनाम पत्र मुझे किसी ने भेजा है, मुझे नाम नहीं मालूम, और मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं कि ये गुमनाम पत्र यदि कोई एजेंसी चाहे तो मुझसे बुलवा सकती है, फ़ोन करें, मैं तत्काल भेज दूंगा। मेरे दफ्तर में आया है, इसलिए मैं इसका जिक्र कर रहा हूँ। और ये भी स्पष्ट कर दूं कि इस पर लिखी हुई जानकारियाँ सही हैं या नहीं, ये भी मुझे नहीं पता है। लेकिन चूंकि एक गुमनाम पत्र है और एजेंसियां चाहें तो इसके आधार पर जांच कर सकती हैं। इस गुमनाम पत्र में बताया गया है कि ग्वालियर के विनय नगर सेक्टर 2 में 103 नंबर का जो प्लॉट है, जो 40x60 का प्लॉट है, जो 2400 स्क्वायर फीट है, वो भी सौरभ शर्मा के परिवार का है। दूसरी जानकारी दी गई है कि विनय नगर के सेक्टर 2 में ही जो 103 नंबर का जो प्लॉट है, और उसके बाद में 104 नंबर का प्लॉट है, और उसके बाद एक रास्ता जाता है, और ये रास्ता जहाँ ख़त्म होता है उस कोने में एक अर्ध निर्मित मकान है जिस पर एक पाटा और कमरा बना हुआ है। ये भी सौरभ शर्मा का विवादित मकान है, इस तरह का ये दावा किया गया है। और ये भी दावा किया गया है कि सौरभ शर्मा की जिस कार में भोपाल में 54 किलो सोना और 11 करोड़ नगद जब्त हुए हैं, वो कार इसी अर्धनिर्मित मकान पर खड़ी रहा करती थी। ये दावा इसमें किया गया है। तीसरी बात ये बताई गई है कि विनय नगर सेक्टर 2 में ही भवन क्रमांक 41, साइज 20x40 यानी 800 स्क्वायर फीट, उक्त भवन भी परिवार के सदस्यों अथवा रिश्तेदार के नाम पर क्रय किया गया है, जिसमें हमेशा ताला लगा रहता है। उक्त भवन में भी अवैध उगाई का माल होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। उक्त भवन में डॉक्टर TC अग्रवाल नर्सिंग होम के सामने वाली लाइन में है ये जो मकान है। चौथी बात बताई गई है, सिटी सेंटर में अनूप मिश्रा जी के पेट्रोल पंप के बगल वाली गली में 1 करोड़ की बिल्डिंग, जिसमें सौरभ की पत्नी डांस क्लास का संचालन करती थी, उक्त भवन में भी लोकायुक्त की रेट से वंचित रखा गया। यहाँ भी काफ़ी अवैध संपत्ति होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अब तो सब हटा लिया गया होगा। उक्त बिल्डिंग के सामने एक प्लॉट सौरभ शर्मा का बेनामी है, उसकी भी जांच की जा सकती है। ये जानकारी दी गई है। 5वां पॉइंट इसमें लिखा है, सिटी सेंटर में होटल सेंट्रेला में सौरभ शर्मा की पार्टनरशिप है, इसकी भी जांच की जाए। अगला पॉइंट दिया गया है, पॉइंट नंबर 6 कह सकते हैं, विनय नगर सेक्टर 2 में ही अग्रवाल चक्की के पास में एक 1800 स्क्वायर फीट में एक गर्ल्स हॉस्टल सौरभ शर्मा द्वारा संचालित किया जा रहा है। उक्त होटल को भी जांच से वंचित क्यों रखा गया, ये सवाल पूछा गया है। ये बेनामी पत्र है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं इसकी सच्चाई से मतलब अनभिज्ञ हूँ, मुझे पता नहीं ये सच है कि गलत है, पर मेरे कार्यालय में ये बेनामी पत्र आया है। अब मैं 7 नंबर पॉइंट पे आ रहा हूँ। सौरभ के ग्वालियर में ठाटेपुर में ससुराल है, जिसे छापे से वंचित रखा गया। ये भी समझ से परे है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी संपत्तियां, ऐसा आरोप है कि अपने ससुराल वालों के नाम से ली हैं, वहाँ रेट क्यों नहीं हुई आज तक, ये सवाल भी उठाया गया है इस पत्र में। और एक मामला ये भी है कि सौरभ के कोई जीजा हैं हसवानी, जिसके फार्म हाउस पर भोपाल में वो गाड़ी खड़ी की गई थी मेंडोरा में, जिसमें सोना और पैसा मिला है। वो गाड़ी जिसके प्लॉट पर खड़ी की गई थी वो सौरभ के जीजा हैं हसवानी। समाचार पत्रों से ज्ञात हुआ कि कुछ ग्रामीणों ने उक्त कार को देख रखने 3-4 लोग आए थे, अतः जिस समय ग्रामीणों द्वारा उक्त कार को हसवानी के प्लॉट पर रखने का समय बताया हो, उस समय घटनास्थल पर कौन कौन मोबाइल की लोकेशन मौजूद रही है, उसकी सीडीआर लोकेशन के आधार पर सभी को बुलाकर पूछताछ करने पर यहाँ कार पहुँचाने वालों को आसानी से पकड़ा जा सकता है। ये बात सभी कह रहे हैं, मीडिया भी बोल रही है, पर पता नहीं जांच एजेंसियां इसको क्यों अभी तक पर्दे के पीछे रखी हुई हैं।
तीन तीन जांच एजेंसियां लगी हैं, लेकिन आज लगभग 15 दिन बाद भी ये पता नहीं चल पा रहा है कि वो कार वहां लेकर कौन गया, किसके इशारे पर गई, कौन उसके लिए मास्टरमाइंड है। इन्होंने ये भी कहा है कि साइबर से PSTN डाटा यदि निकालेंगे तो गाड़ी छोड़ने वालों का आसानी से पता लग सकता है। इसमें 2 पेज हैं, एक 9वां नंबर का पॉइंट भी बनाया हुआ है। लोकायुक्त द्वारा सौरभ के सभी ठिकानों पर एक साथ छापा न मारने से भी जांच पर असर पड़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। आखिर लोकायुक्त ने पूरी जांच करके सभी ठिकानों पर छापे क्यों नहीं मारे, केवल 2 जगह क्यों मारे, ये सवाल पूछा गया है। परिवहन विभाग में भर्ती के समय सौरभ और उसकी मां उमा शर्मा ने फर्जी एफिडेविट दिए, जिसके कारण सौरभ को नियुक्ति मिली। उक्त को संज्ञान में लेकर परिवहन आयुक्त एवं परिवहन मंत्री तत्कालीन के खिलाफ क्या आपराधिक प्रकरण दर्ज होगा, ये सवाल उठाया गया है। ये सवाल भी मीडिया में 2-3 दिन से लगातार चल रहा है। ग्वालियर के एक वकील हैं संकेत साहू, उन्होंने इस तरह का एक आवेदन भी वहाँ दिया है FIR करने के लिए कि तत्कालीन परिवहन मंत्री के खिलाफ FIR की जाए कि किस तरह से फर्जी एफिडेविट पर सौरभ की भर्ती हुई है। एक पॉइंट और 11 नंबर दिया गया है, जिसमें सौरभ के एक दोस्त का नाम बताया गया है और ये कहा गया है कि उस दोस्त की बहन से सौरभ के संबंध थे और उनके नाम से भी बड़ी संपत्तियां खरीद गई हैं। सौरभ ने एक आलीशान मकान होशंगाबाद में होना बताया गया है। कई अन्य प्रॉपर्टियां भी सौरभ ने अपने उस दोस्त की बहन के नाम से खरीदी है। ये जांच में अभी तक क्यों नहीं लिया गया है। निश्चित तौर पर ये बेनामी पत्र आया है, जांच एजेंसियां चाहें तो इसमें दिए गए क्लू के आधार पर आगे बढ़ सकती हैं। कुछ हो सकता है सच हो सकता है ये जानकारियां गलत हों। एक बात और जो मेरे दिमाग में भी चल रही है, और मेरे नहीं, मध्य प्रदेश के हर उस व्यक्ति के, देश के हर उस व्यक्ति के दिमाग में चल रही है जो इस छापे को लेकर लगातार सजग है, पढ़ रहा है, जानकारी जुटा रहा है, जानकारी ले रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि 3 एजेंसियां लगातार काम कर रही हैं, हम कह सकते हैं कि 4 एजेंसियां लगातार काम कर रही हैं। 19 दिसंबर को लोकायुक्त के छापे के बाद इसमें आयकर विभाग की एंट्री हुई, जिन्होंने 54 किलो सोना और 11 करोड़ रुपए नगद पकड़ा। उसके बाद ईडी की एंट्री हुई, ईडी ने भी छापे मारे। ईडी ने दावा किया कि 23 करोड़ रुपए की नकदी और 23 करोड़ की प्रॉपर्टी उनको मिली है। इसके बाद में आयकर आ गया, ईडी आ गया, लोकायुक्त आ गया और स्थानीय पुलिस भी अपने स्तर पर जांच कर रही है। 4 एजेंसियों के जांच करने के बाद भी क्या कारण है, बहुत ऐसा सवाल है जो सबके दिमाग को मथ रहा है। क्या कारण है कि आज तक वो ड्राइवर पकड़ में नहीं आया है जो दोपहर 2 बजे दिन दहाड़े इस कार को मेंडोरी के उस फार्म हाउस तक ले गया था। कौन था मास्टरमाइंड, कौन था ड्राइवर? ये सवाल, जब तक सवाल का जवाब नहीं आएगा, इन जांच एजेंसियों पर भी एक तरह से निशान लग गए हैं, सवालिया निशान लग गए हैं। आखिर आप क्यों नहीं उस ड्राइवर को पकड़ते? यदि ये ड्राइवर पकड़ में आएगा तो बहुत सारी परतें खुल सकती हैं, बहुत सारे चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। इसलिए ऐसा लगता है कि जानबूझकर इस सब तमाम सारी चीज़ों को अब दबाया जा रहा है, छुपाया जा रहा है। क्या वाकई, आज मैं अपने तमाम सारी एजेंसियों के हेड से पूछना चाहता हूं, क्या वाकई सौरभ की जो काली कमाई का सच कभी सामने आएगा? ये कमाई वाकई परिवहन विभाग की है? क्योंकि मेरे तमाम लोगों से बात होती है, उनका कहना है कि परिवहन विभाग में एक आरक्षक इतनी कमाई नहीं कर सकता है। तो यदि ये सौरभ की नहीं है, परिवहन विभाग की नहीं है, तो ये किसकी कमाई है? ये किसका पैसा है? ये पैसा किसने लगाया है? बेशक बीजेपी के एक MLA आरोप लगा रहे हैं कि ये पैसा कांग्रेस के एक पूर्व विधायक का है। अब उनका है या नहीं है, इसकी जांच कौन करेगा? जांच कब होगी, कब परिणाम आएगा, और वास्तव में वो व्यक्ति कब सामने आएंगे जिनका ये वास्तव में ये जो पूरी कुबेर का खजाना टाइप जो मिल रहा है वो उनका है? ये तमाम सारे सवाल हवा में हैं। हम लगातार इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। एक बात और मैं आपको बता दूं कि सौरभ शर्मा के छापे के बाद भोपाल में जो आयकर का बड़ा छापा पड़ा था वो कहीं ना कहीं नेपथ्य में चला गया, कहीं ना कहीं वो पीछे चला गया, वो पर्दे के पीछे हो गया, और वो मामला भी छोटा नहीं है। आप जानते हैं कि बिल्डर राजेश शर्मा, जो मध्य प्रदेश के पूर्व चीफ सेक्रेटरी का बड़ा खास हुआ करता था, उसके छापे के मामला इस समय मीडिया की सुर्खियों से एकदम से गायब है। जबकि सच्चाई ये सामने आ रही है कि अब आयकर विभाग पंजाब में कुछ लोगों के बयान लेने की तैयारी कर रही है, जहां के जिनके नाम से यहाँ तमाम सारी ज़मीनें खरीदी गई हैं।
कौन है पंजाब के वे लोग जिन्हें लेकर इस तरह की खबर बाजार में है। हम चाहते हैं कि आयकर विभाग भी इस संबंध में यदि कुछ जानकारियां हो तो मीडिया से शेयर करें ताकि आम लोगों को हम अवेयर कर सकें। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।